चलिए ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं ये MPLRC यानी कि मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड का चैप्टर 11 की बात करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया था चैप्टर 11 से रिलेटेड जो कि रिलेटेड है सेक्शन 137 से लेकर के 156 तक इसके प्रोविजंस दिए गए, जिसमें से हम लोगों ने सेक्शन 137 से लेकर के 146 तक स्टडी कर लिया था। ये चैप्टर जो रिलेटेड है भू राजस्व की उगाही यानी कि वसूली से रिलेटेड, रियलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। छोटा सा एक बार इसको रिवाइज करते हुए चलते हैं। सेक्शन 137 आपने पढ़ा हुआ था, जिसमें भू राजस्व भूमि पर प्रथम भार होगा, इससे रिलेटेड आपने पढ़ा हुआ। और सेक्शन 138 में आपने पढ़ा हुआ था भू राजस्व के भुगतान के लिए उत्तरदायित्व से रिलेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। सेक्शन 139 ये रिपील हो गया है। और इसके बाद में यहाँ पर बात की गई सेक्शन 140 की। 140 पर नजर डालिए, यहाँ बात की गई थी तारीख जिसको भू राजस्व शोध होगा तथा देय होगा, डेट ऑन विच लैंड रेवेन्यूज फॉल्स ड्यू एंड इज पेबल। सेक्शन 141 पर बात करते हैं बकाया और बकायादार की डेफिनेशंस दी गई हैं। डेफिनेशंस ऑफ एरियर्स एंड डिफॉल्टर्स की बात की गई। सेक्शन 142 में बात की गई है भू राजस्व प्राप्त करने वाला व्यक्ति रसीद देने के लिए आबद्ध होगा, यानी पर्सन रिसीविंग लैंड रेवेन्यू बाउंड टू गिव रिसिप्ट। सेक्शन 143 में यहाँ पर बात की गई थी भू राजस्व के विलंब से भुगतान करने के लिए दंडिक ब्याज यानी कि पेनल इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। सेक्शन 144 में यहाँ बात की गई फसलों के मारे जाने पर भू राजस्व की माफी या उसका निलंबन, रेमिशन और सस्पेंशन ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन फेल्यूर ऑफ क्रॉप्स। सेक्शन 145 पर बात की गई प्रमाणित लेखा बकाया तथा बकायादार के बारे में साक्ष्य होगा, सर्टिफाइड अकाउंट टू बी एविडेंस एज टू एरियर एंड डिफॉल्टर। सेक्शन 146 में बात की गई मांग की सूचना इनकी नोटिस ऑफ डिमांड। यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। यहाँ से आगे आज हमें स्टार्ट करना है। आज हम यहाँ से डिस्कस करने वाले सेक्शन 147 से लेकर के 156 तक। सेक्शन 147 टू 156, इसमें देखिए जरा ध्यान दीजिए। सेक्शन 147 में बात की गई बकाया की वसूली के लिए आदेश का यानी प्रोसेस टू रिकवरी ऑफ एरियर्स। सेक्शन 148 में बात की गई खर्चे बकाया के भाग के रूप में वसूल किए जा सकेंगे, कॉस्ट रिकवरेबल एज पार्ट ऑफ एरियर। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे सेक्शन 149 पर। 149 में बात की गई अन्य जिलों में आदेशिकाओं का परिवर्तन यानी कि इन्फोर्समेंट ऑफ प्रोसेस इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स। सेक्शन 150 में बात की गई संपत्ति के विक्रय की बोली खत्म होने के पूर्व भुगतान कर दिए जाने पर कार्रवाई का रोक दिया जाना, यानी कि पेमेंट बिफोर प्रॉपर्टी इज knocked down at a sale and thereupon proceeding to be stayed। सेक्शन 151 में बात की गई विक्रय आगमों का उपायोजन यानी कि एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ सेल। सेक्शन 152 में बात की गई है बकाया के लिए बेची गई भूमि विलंगमों से मुक्त होगी, लैंड सोल्ड फॉर एरियर्स टू बी फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई सेक्शन 153 में हम लोग पढ़ेंगे क्रेता के हक, परचेजर्स टाइटल्स। एंड सेक्शन 154 में बात करेंगे क्रेता विक्रेता से पूर्व शोध भू राजस्व के लिए दायी नहीं होगा, यानी कि परचेजर नॉट लायबल फॉर लैंड रेवेन्यू ड्यू पीरियड टू सेल। सेक्शन 154A में यहाँ पे बात करते हैं उस खाते को जिसके संबंध में बकाया शोध हो या बकायादार किसी अन्य खाते को पट्टे पर देने की तहसीलदार की शक्तियां। Powers of the Tehsildar to let out the holding in respect of which area is due or any other holding of the defaulter। सेक्शन 155 पर बात की गई है भू राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य धन, मनी इज रिकवरेबल एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। सेक्शन 156 में बात की गई प्रतिभू से धनों की वसूली यानी कि रिकवरी ऑफ मनीज फ्रॉम सिक्योरिटी। चलते सीधे डायरेक्ट पर और डिटेल में हम इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिए। सेक्शन 146 में बात की गई मांग की सूचना यानी कि नोटिस ऑफ डिमांड। वॉइस क्लियर है गाइस? एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए आप लोग। ओके, चलिए जरा ध्यान दीजिएगा।
सेक्शन 146 में हम लोग बात करने वाले हैं मांग की सूचना यानी कि सब क्लोज नंबर फर्स्ट पर नजर डालते हैं। तहसीलदार बकाया की वसूली के लिए धारा 147 के अधीन कोई आदेश का जारी करने के पूर्व किसी बकायादार पर मांग की सूचना तामील करवाएगा। तो यहाँ कहा गया, देखिए कैसे, जो इंग्लिश मीडियम के वो भी जरा ध्यान दीजिए। नोटिस ऑफ डिमांड सेक्शन 146 सब क्लोज आप फर्स्ट यहाँ पर पढ़ रहे हैं। A तहसीलदार shall cause a notice of demand to be served on any defaulter before the issue of any process under section 147 of the recovery of an arrear। तो जो सेक्शन 147 में जो प्रोसेस दी गई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या भेजेंगे इनको, cause a notice of demand। एक बकाया वसूली के लिए धारा 147 के अधीन भेजा जाएगा ये नोटिस। सबसे पहले कौन सा सेक्शन आप पढ़ रहे हैं, सेक्शन 147 सब क्लोज फर्स्ट। सब क्लोज 2 पर एक बार नजर डालिए। 2 में यहाँ पर बात की गई है बकाया, कोई बकायादार तहसीलदार को यह आवेदन कर सकेगा कि कोई भी शोध बकाया नहीं है, इसके लिए वो आवेदन दे सकते हैं। दूसरा यहाँ पर बात की गई अथवा शोध रकम उस रकम से कम है जिसके लिए मांग सूचना की तामील की गई है और तहसीलदार इस प्रकार उठाई गई आपत्ति को विनिश्चित करेगा और उसके पश्चात ही धारा 147 के अधीन कोई आदेश का जारी करने की कार्रवाई करेगा यदि अपेक्षित हो तो। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पहले कोई पेमेंट कर दिया है तो इसके लिए वो तहसीलदार को आवेदन दे सकता है कि भुगतान का कोई बकाया नहीं है और जो भी आपने नोटिस भेजा हुआ है इस नोटिस को रद्द किया जाए। इस टाइप के भी प्रोसेस के लिए किया जा सकता है। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, एनी डिफॉल्टर में अप्लाई टू द तहसीलदार दैट नथिंग इज ड्यू और दैट द अमाउंट ड्यू इज लेस देन द अमाउंट फॉर विच द नोटिस ऑफ डिमांड, जो नोटिस का जो डिमांड भेजा गया उससे कम है और हैज बीन सर्व एंड द तहसीलदार शैल डिसाइडेड द ऑब्जेक्शन सो रेज एंड ओनली देयर आफ्टर प्रोसीड to issue any process under section 147 if required। अगर यहाँ जरूरत है तभी यहाँ फिर 147 के अकॉर्डिंग भेजेंगे। अगर यहाँ नोटिस में कोई गलत राशि इनपुट कर दी गई है या उससे कम राशि यहाँ पर वसूल करना है तो इसके लिए किसको आवेदन किया जा सकता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है, देखिएगा जरा। आप सेक्शन पढ़ रहे हैं, कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं, जल्दी से बताइए। सेक्शन 146 का सब क्लोज देखो, सेक्शन 146 और सब क्लोज 2। तो अगर यहाँ पे गलत इनपुट किया गया कोई भी नोटिस में कोई, तो उसके सुधार के लिए कहाँ पर किया जा सकता है आवेदन किया जा सकता है तहसीलदार को। और तहसीलदार ऐसा अपना डिसीजन देने के बाद सेक्शन 147 के अकॉर्डिंग अगर जरूरत है तो प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, अदरवाइज यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं। मान लो उसका कोई बकाया ही नहीं है तो फिर क्यों करेंगे। सेक्शन 147 पर एक बार नजर डालिए। 146 ऑलरेडी आप कल तक पढ़ चुके थे, इसको केवल एक रिवाइज किया गया था। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, बकाया की वसूली के लिए आदेश का, जो बकाया है उसकी वसूली के लिए कोई आदेश किया जाता है। तो देखिए, सरकार को देय भू राजस्व का बकाया तहसीलदार द्वारा निम्नलिखित आदेशिकाओं में से किसी एक या अधिक आदेशिकाओं द्वारा वसूल किया जा सकेगा। या तो एक आदेश ऑर्डर किया जा सकता है या कई ऑर्डर किए जा सकते हैं वसूलने के लिए, जो कि यहाँ पर दिए गए ए और बी जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, इनमें से कोई भी। देखिए जरा ध्यान दीजिए, जो इंग्लिश मीडियम के वो भी नजर डालिए एक बार। सेक्शन 147 आप पढ़ रहे हैं, प्रोसेस फॉर रिकवरी ऑफ एरियर्स एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू पेबल टू गवर्नमेंट मे बी रिकवर्ड बाय अ तहसीलदार बाय एनीवन और मोर ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। कौन कौन सी प्रोसेस दी गई, जो ए और बी आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये, और इसके बाद बी और ये सी। मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये सेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं क्या एक बार। चलो अच्छा दोबारा से पढ़ लेते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा ये शायद मुझे लग रहा है कंप्लीट हो गया था, है ना। ओके तो नेक्स्ट देख लेते हैं, मैं जरा ध्यान दीजिए। यहाँ हमें 148 से कंटिन्यू करना था, है ना। चलिए तो सेक्शन हम लोग यहाँ पे 148 से कंटिन्यू करते हैं, ध्यान दीजिए।
सेक्शन 148 में बात की गई खर्चों के बकाया के भाग के रूप में वसूल किए जा सकेंगे। एक बार नजर डालिए, हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 148 से लेकर के 156 तक, और इससे पहले आप ऑलरेडी लास्ट क्लास में स्टडी कर चुके हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे। धारा 146 के अधीन मांग की सूचना तामील करने या धारा 147 में की कोई आदेश का जारी करने तथा परिवर्तित करने का खर्च उस बकाया के जिसकी बाबत उस सूचना की तामील की गई थी या वह आदेश का जारी की गई थी भाग के रूप में वसूल किया जा सकेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रही है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। जो इंग्लिश मीडियम के वो भी पहले देख लीजिए। कॉस्ट रिकवरेबल एज पार्ट ऑफ एरियर, द कॉस्ट ऑफ सर्विंग a notice of demand under section 146 or of issuing and enforcing any process in section 147 shall be recoverable as part of the arrear in respect of which the notice was served or the process was issued। सेक्शन 148 पढ़ रहे हैं। खर्चे बकाया के भाग के रूप में वसूल किए जा सकेंगे। जो खर्चे हुए हैं उनको कैसे वसूल किया जा सकता है? जैसे आप पर कोई बकाया हो, आपने कोई कर्जा लिया हो जो बचा हुआ हो, अब उसके वसूल करने के लिए यहाँ पे बात की जा रही। देखिए, सेक्शन 146 के अधीन मांग की सूचना तामील करने का या धारा 147 में कोई आदेश का जारी करने तथा प्रवर्तित करने का खर्च उस बकाया के जिसकी की बाबत उस सूचना की तामील की गई थी या वह आदेश का जारी की गई थी भाग के रूप में वसूल किया जा सकेगा। तो जो सेक्शन 146 के अकॉर्डिंग प्रोसेस की गई, 147 के अकॉर्डिंग प्रोसेस की गई, उसमें जो भी खर्च आया है वो कैसे वसूल किया जाएगा? जैसे कि उसने कोई बकाया हो उसका या उसने कोई कर्जा लिया हो, यानी कि कर्ज का जिस टाइप से वसूली की जाती है उस तरह से उसकी वसूली की जा सकती है। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 149 पर एक नजर डालें। अन्य जिलों में आदेशिकाओं का परिवर्तन। अगर अदर डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें कैसे इन्फोर्स कराया जा सकता है? Enforcement of process in other district। सेक्शन 147 में विनिर्दिष्ट की गई आदेशिकाएं या तो उस जिले में जिसमें कि व्यतिक्रम किया गया है या किसी अन्य जिले में परिवर्तित कराई जा सकेंगे। या तो उसी जिले में या फिर अन्य जिले में भी अगर आवश्यकता है तो यहाँ पर उनको इन्फोर्स कराया जा सकता है। द प्रोसेस स्पेसिफाई इन सेक्शन 147 may be enforced either in the district in which the default has been made or in any other district। तो जहां पर डिफॉल्ट किया गया वहां या किसी भी अदर डिस्ट्रिक्ट में भी इसको इन्फोर्स कराया जा सकता है। 150 पर एक बार नजर डालिए। यहां बात की गई संपत्ति के विक्रय की बोली खत्म होने के पूर्व भुगतान कर दिए जाने पर कार्रवाई का रोक दिया जाना। क्या कहा गया कि जो संपत्ति के विक्रय की अगर बोली खत्म होने के पूर्व, जब बोली लगाई जा रही है वो खत्म होने के पूर्व अगर भुगतान कर दिया जाता है तो यहाँ पर क्या होगा? कार्रवाई का रोक दिया जाना। कहा गया कि यदि भू राजस्व की बकाया की वसूली के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाइयां इस अध्याय के अधीन की जाती हैं तो वह व्यक्ति संपत्ति के विक्रय की बोली खत्म होने के पूर्व किसी भी समय दावाकृत रकम का भुगतान कर सकेगा और तदुपरि कार्रवाइयां रोक दी जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया कि यदि भू राजस्व की बकाया की वसूली के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध, भू राजस्व का जिस व्यक्ति के पास बकाया हो, अब उसकी वसूली के विरुद्ध कोई कार्रवाइयां जो इस अध्याय के अधीन की जाती हैं तो वह व्यक्ति संपत्ति के विक्रय की बोली खत्म होने के पूर्व, जहां पर उसकी संपत्ति की विक्रय की बोली की जा रही है उसके खत्म होने के पूर्व किसी भी समय दावाकृत रकम का, जितनी दावाकृत रकम जो थी जिसके लिए उसकी संपत्ति विक्रय की जा रही थी, और अगर वो भुगतान कर सकेगा और तदुपरि कार्रवाइयां रोक दी जाएंगी, तो उसके बाद उसकी कार्रवाइयों को क्या कर दिया जाएगा? रोक दिया जाएगा। यहाँ पर सेक्शन 150 जो इंग्लिश मीडियम के वो भी जरा ध्यान दीजिएगा। पेमेंट बिफोर प्रॉपर्टी इज नॉक डाउन एट अ सेल एंड देयर अपॉन प्रोसीडिंग टू बी स्टेट। अगर भुगतान कर देता है जिस समय भी, अगर जैसे बोली भी लगाई जा रही उस समय भी, उसके पूर्व मीन्स बोली खत्म होने के पूर्व की बात की गई,
तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ उसकी सारी कार्रवाइयां रोक दी जाएंगी अगर वो पेमेंट कर देता है तो। एक बार इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इफ प्रोसीडिंग आर टेकन अंडर दिस चैप्टर अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर द रिकवरी ऑफ एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, he may at any time before the property is knocked down at a sale pay the amount claimed and thereupon the proceeding shall be closed। तो क्या होगा कि जो इस पर क्लेम किया गया है अमाउंट, अगर वो अमाउंट को क्या कर देता है, पेमेंट कर देता है, तो क्या होगा यहाँ पर, उसके तुरंत बाद, जैसे भुगतान करता है उसके तुरंत बाद उसकी सारी कार्रवाइयां रोक दी जाएंगी, जो कि यहाँ पर संपत्ति के विक्रय के लिए जो बोली लगाई जा रही थी वो यहाँ पर स्टॉप कर दी जाएगी। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 151 पर एक बार नजर डालिए। विक्रय आगमों का उपयोजन, एप्लीकेशन टू प्रोसीड ऑफ सेल। सब क्लोज आप यहाँ पर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, यहाँ पे नजर डालिए। इस अध्याय के अधीन के प्रत्येक विक्रय के आगम प्रथमतः उस बकाया की जिसके की कारण विक्रय किया गया था तथा ऐसे विक्रय के व्ययों की तुष्टि के लिए द्वितीयतः संबंधित क्षेत्र में तत्त समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन बकायादार से शोध उपकरों की किसी बकाया के भुगतान के लिए, और तृतीयतः बकायादार द्वारा राज्य सरकार को दे किसी अन्य बकाया के भुगतान के लिए, और चतुर्थ बकायादार से किसी सहकारी सोसाइटी का शोध किसी बकाया के भुगतान के लिए, उपयोजित किए जाएंगे। और इसके बाद यदि कोई अधिशेष हो, इनकी बकाया कुछ बचता है, तो वह उसको, या जहां एक से अधिक बकायादार हो वहां ऐसे बकायादारों को उनके अपने अपने उन अंशों के अनुसार देय होगा जो कि वे बेची गई संपत्ति में रखते हों। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात की गई कि जैसे किसी की संपत्ति को विक्रय किया जाता है, अगर उसकी किसी कर्जे की तुष्टि के लिए उसने कोई कर्जा लिया हुआ था उसके लिए, तो फिर वहां अगर मान लो उसको बेचकर भी कुछ बच जाता है, तो जो बकायादार थे अगर एक से अधिक हैं तो उनमें से बराबर बराबर बांट दिया जाएगा जितना भी अमाउंट बचा हुआ उसको। इसको एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखो क्या कह रहे हैं, विक्रय आगमों का उपयोजन, इस धारा के अधीन के प्रत्येक विक्रय के जो आगम है, जो विक्रय हुआ किया जा रहा है उससे जो रिसीव हो रहा है अमाउंट, उस अमाउंट की बात करें तो फर्स्ट में यहाँ पे नजर डालिए। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उस बकाया के जिसके की कारण विक्रय किया गया था, भाई कोई बकाया था उसके लिए बेची गई कोई संपत्ति को, तथा ऐसे विक्रय के व्ययों की तुष्टि के लिए। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ क्या किया गया, ये संबंधित क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन बकायादार से शोध उपकरों की किसी बकाया के भुगतान के लिए। और तीसरा यहाँ बात की गई है, बकायादार द्वारा राज्य सरकार को दे तीसरा जो पॉइंट बात की गई थी, देखिए जरा ध्यान दीजिए, बकायादार द्वारा राज्य सरकार को दिए किसी अन्य बकाये के भुगतान के लिए। और चतुर्थ में बकायादार से किसी सहकारी सोसाइटी का शोध किसी बकाया के भुगतान के लिए उपयोजित किए जाएंगे। और इसके बाद यदि कोई अधिशेष हो, तो याद देखिए जिसके लिए प्रॉपर्टी बेची गई है उसका जब भुगतान हो जाए उसके बाद भी अगर कुछ बचता है और वहां कई बकायादार हैं, तो उन बकायादारों में वो बराबर बराबर उनके अंश के अनुसार बांट दिया जाएगा। जैसे किसी प्रॉपर्टी में जो, यानी इन लोगों ने जो कर्जा लिया हो और कोई प्रॉपर्टी है ये, इसमें किसी का 50% हिस्सा है, किसी का 20% है, किसी का 10% है और किसी का 5% है। तो ये जितना परसेंटेज था उसके अनुसार ये कैलकुलेट करके इनसे वसूली कर ली जाएगी। देखिए जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ सेल, द प्रोसीड्स ऑफ एवरी सेल अंडर दिस चैप्टर शैल बी अप्लाइड फर्स्टली in satisfaction of the arrears on account of which the sale was held and of the expenses of such sale.
Secondly, to the payment of any arrear of ceases due by the defaulter under any law for the time being in force in the region concerned. फिर थर्ड वाले पॉइंट पर एक बार नजर डालिए, यहाँ क्या कहा गया, to the payment of any other areas payable of the state government by the defaulter. And fourthly, to the payment of any areas due by the defaulter to a cooperative society. And the surplus, if any, that then the payable to him, or where there are more defaulters than one, to such defaulters according to their respective shares in the property sold. जितना भी उसने प्रॉपर्टी में हिस्सा रखा हुआ जिन जिन लोगों का, उसके अनुसार उसको क्या कर दिया जाएगा, अगर सरप्लस में कुछ आता है तो उसके भुगतान के लिए इनमें बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उस अंश के अनुसार जितना भी उनका हिस्सा था उसमें। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, परंतु ऐसे अधिशेष का बकायादार या बकायादारों को भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि जंगम संपत्ति के मामले में विक्रय की तारीख से या स्थावर संपत्ति के मामले में विक्रय की पुष्टिकरण की तारीख से 2 मास का अवसान ना हो गया हो। तो कितने टाइम पीरियड के लिए, देखो जो बकायादार थे उनको इसका भुगतान कब किया जाएगा, यहाँ पे कहा गया कि अगर ऐसे अधिशेष का बकायादार या बकायादारों को भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी कैसी है, जंगम संपत्ति के मामले में विक्रय की तारीख से जिस दिन वो बेची गई है, या स्थावर संपत्ति के मामले में विक्रय की पुष्टि की तारीख से 2 मास का अवसान ना हो गया। और कितने टाइम पीरियड के लिए बात की गई है, 2 मंथ्स की यहाँ पर बात की गई कि जब तक 2 मास का बोना हो गया अवसान तब तक यहाँ पर नहीं किया जाएगा। आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रोवाइडेड दैट द सरप्लस शैल नॉट बी पेड टू डिफॉल्टर और डिफॉल्टर्स अंटिल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 मंथ्स। कितने समय का टाइम पीरियड दिया, ये टाइम पीरियड को अंडरलाइन कर लीजिएगा, 2 मंथ्स की बात की गई है। फ्रॉम द डेट ऑफ द सेल इन द केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, फ्रॉम द डेट ऑफ द कंफर्मेशन ऑफ सेल इन द केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ टाइम पीरियड कितने का है, 2 मंथ्स का, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए जरा ध्यान दीजिए, सब क्लोज नंबर 2 पर एक बार नजर डालिए। उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी धारा 147 की उपधारा 1 के खंडगा के अधीन विक्रय के आगम प्रथमता बेची गई स्थावर संपत्ति की विक्रय की तारीख तक के लिए बकायेदार द्वारा देय भू राजस्व की बकाया के भुगतान के लिए उपयोजित किए जाएंगे, और ये अधिशेष यदि कोई हो तो उपधारा 1 के अनुसार उपयोजित किए जाएंगे। अब देखो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर बात की गई सेक्शन 147 की उपधारा 1 के खंड ग के अनुसार। तो देखो इसमें जरा क्या दिया हुआ, जल्दी से अपना बैरेक्स निकालिए और बताइए, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, पता है किसी को? देखिए जो सेक्शन 147 है वो किससे रिलेटेड है, सबसे पहले तो ये देख लीजिए। जो सेक्शन 147 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बकाया की वसूली के लिए आदेश का की बात की गई है, यानी कि प्रोसेस फॉर रिकवरी ऑफ एरियर्स की। फिर यहाँ पर बात की गई कि इसमें जो सी पार्ट है उस सी पार्ट में क्या कहा गया है उसके लिए देख लेते हैं। तो देखिए जरा यहाँ पर देखो, जो सी पार्ट दिया गया है, सी पार्ट का मतलब है कि बकायादार की किसी अन्य अचल संपत्ति की कुर्की या विक्रय द्वारा जहां कहीं भी स्थित हो उसके संबंध में उसके अधीन कोई विक्रय के कोई आगम हुआ इस जो से प्राप्त हुआ है, प्रथमता बेची गई स्थावर संपत्ति की बाबत विक्रय की तारीख तक के लिए बकायादार द्वारा भू राजस्व की बकाया के भुगतान के लिए उपयोजित किए जाएंगे, और अधिशेष यदि कोई हो तो उपधारा 1 के अनुसार उपयोजित किया जाएगा। तो उपधारा 1 में ऊपर क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि जितना भी अगर बचा हुआ उसमें अगर बहुत लोग पार्टनर हैं तो उन सभी से उतने ही बराबर हिस्से में कि जहां तक वो पार्टनर हैं वहां तक उनसे वसूल किए जाएंगे। अब जरा नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंग्लिश में भी जो लोग हैं यहाँ पे,
notwithstanding anything in subsection first, the proceed of the sale under section C of the subsection first of section 147 कहा गया shall be applied first to the payment of arrears of land revenue payable by the defaulter for the immovable property sold up to the date of the sale and the surplus if any shall be applied in the accordance with subsection first. अगर कुछ भी बचा हुआ तो सबसेक्शन फर्स्ट के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट किया जाएगा। तो सबसेक्शन फर्स्ट में आपने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी लोग जो यहाँ पर ये देखिए जरा ध्यान दीजिए, सब में आपने जो पढ़ा था, यदि कोई अधिशेष हो तो उसको जहां तक अधिक बकायादार हो ऐसे बकायादारों को अपने अपने उन अंशों के अनुसार देय होगा जो कि बेची गई संपत्ति में रखते हैं। इतना गाइस क्लियर है क्या सभी को? सेक्शन 152 पर एक बार नजर डालिए। देखो, बकाया के लिए बेची गई भूमि विलंगमों से मुक्त होगी। अगर उन पर कोई भी लायबिलिटी है तो वो लायबिलिटी कैसे होगी? उनसे मुक्त होगी। तो देखो जरा ध्यान दो, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर इसको समझाते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के वो भी जरा ध्यान दीजिएगा। लैंड सोल्ड फॉर एरियर्स टू बी फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस। सब क्लोज ऑफ फर्स्ट पर एक बार नजर डाल रहे हैं। अनलेस द सब डिविजनल ऑफिसर इन ऑर्डरिंग द सेल अदरवाइज डायरेक्ट्स। जब तक कि उपखंड अधिकारी विक्रय का आदेश देते समय अन्यथा निर्देश ना दे तो क्या होगा? Purchase of the land sold for arrears of land revenue due in respect thereof shall acquire it free of all encumbrance imposed on it and all grant and contract made in respect of it by any person other than the purchaser। देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे अन्यथा निर्देश ना दे तो उस भूमि का जो उसके संबंध में शोध भू राजस्व के बकाया के लिए बेची गई हो, क्रेता उस भूमि को उन समस्त विलंगमों से जो क्रेता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा उस भूमि पर अधिरोपित किए गए हों तथा उन समस्त अनुदानों एवं संविदाओं से जो क्रेता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा भूमि की बाबत की गई हो, मुक्त रूप में अर्जित करेगा। कैसे करेगा? मुक्त रूप में। तो अगर किसी ने भी इस पर जैसे लायबिलिटी लगाई गई है, पहले आप इसको देखो ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा कि जो बकाया के लिए बेची गई भूमि है वो विलंगमों से मुक्त होगी। विलंगम से मतलब समझ गए, उन पर जो लायबिलिटीज होंगी अलग से वो कैसे होंगी? बिल्कुल उनसे फ्री होगी। कहा गया कि जब तक कि उपखंड अधिकारी विक्रय का आदेश देते समय अन्यथा निर्देश ना दे। अगर जो विक्रय करने वाला उपखंड अधिकारी है अगर वो निर्देश देता है कि इस पर कोई चार्ज है, जैसे मान लीजिए कोई आपने प्रॉपर्टी खरीदी, उस प्रॉपर्टी पे 50,000 रुपीज अलग से पेमेंट करना होगा, कोई भी नगर निगम का या कोई भी अदर चार्जेस है या नॉन अर्बन एरिया है, अगर वहां पर कोई है तो कोई चार्जेस अगर गवर्नमेंट के द्वारा उस पर लगाए गए हैं तो उसका अलग से भुगतान करना पड़ेगा। जो भी खरीदेगा उसको 50,000 अलग से भुगतान करना होगा। तो फिर यहाँ पर जो खरीदने वाला व्यक्ति है उसको भुगतान करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर उपखंड अधिकारी के द्वारा ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाता है तो क्या होगा? यहाँ पे देखिए, उस भूमि का जो उसके संबंध में शोध भू राजस्व के बकाया के लिए बेची गई हो, क्रेता अब जो खरीदने वाला व्यक्ति है, क्या कहा गया कि उस भूमि को उन समस्त विलंगमों से जो क्रेता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा उस भूमि पर अधिरोपित किए गए हों। जिस व्यक्ति ने खरीदी है उसके अलावा किसी व्यक्ति ने उस पर अलग से कोई चार्ज लगाया हो कि उसकी कोई लायबिलिटी हो कि इससे इस प्रॉपर्टी से मुझे कुछ लेना है, तथा उन समस्त अनुदानों एवं संविदाओं से जो क्रेता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा भूमि की बाबत की गई है वो मुक्त रूप से अर्जित करेगा। कैसे करेगा? मुक्त रूप से। यह सब क्लोज नंबर 2 पर जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर किन्हीं ऐसे वृक्षों या किन्हीं ऐसे वृक्षों की उपज के लिए उपज के जो उस भूमि के जिसमें वे खड़े हैं, जो भूमि बेची जा रही है, सेल आउट की जा रही है, उसमें कुछ पेड़ भी खड़े हुए हैं। अब क्या होगा? यहाँ पर भूमि स्वामी की संपत्ति हो या किसी समय संपत्ति रही हो, संबंध में किए गए किसी अंतरण, अनुदान या संविदा के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह ऐसा अनुदान या संविदा है जो ऐसी भूमि के संबंध में धारा 1 के
तात्पर्य के लिए अंतर्गत की गई है। तो यहाँ पर क्या वो वृक्ष भी यहाँ पर सेल आउट हो जाएंगे उनके साथ। तो यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भूमि स्वामी की संपत्ति हो या किसी समय संपत्ति रहे हो, संबंध में किए गए किसी अंतरण, अनुदान या संविदा के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह ऐसा अनुदान या संविदा है जो ऐसी भूमि के संबंध में उपधारा 1 के अंतर्गत की गई हो। तो उपधारा 1 में क्या किया गया था, ये जस्ट हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि अगर ये उपखंड अधिकारी आदेश या निर्देश ना दे तो फिर कैसे समझा जाएगा यहाँ पर कि वो जो भूमि है वो बकाया और उन विलंगमों से मुक्त है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। अगर होगा तो उपखंड अधिकारी यहाँ पर बताएगा कि इस जमीन पर ये या इस भूमि पर ये चार्ज है और ये चार्ज एक्स्ट्रा पेमेंट करने होंगे जो भी कोई परचेस करता है। तो सब क्लोज सेकंड को जरा एक बार इंग्लिश में और देख लीजिए। एनी ट्रांसफर, ग्रांट और कॉन्ट्रैक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रीज और द प्रोड्यूस ऑफ ट्री विच आर at any time have been the property of the Bhumi Swami of the land in which they stand shall be deemed to be grant or contract made in respect of such land within the meaning of subsection first। तो यहाँ पर क्या मान लिया जाएगा कि ये भी इनका एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह इनको ट्रीट किया जाएगा। और कैसे किया जाएगा कि वह एक ऐसा अनुदान या संविदा है जो ऐसी भूमि के संबंध में उपधारा 1 के तात्पर्य के अंतर्गत की गई है। मतलब जो जमीन थी उसके साथ साथ उन वृक्षों को भी उन्हीं के साथ ट्रांसफर कर दिए गए। सेक्शन 153 पर एक बार नजर डालिए। क्रेता का हक, जो खरीदने वाला है उसका टाइटल क्या होगा। परचेजर्स टाइटल्स की एक बार बात कर रहे हैं यहाँ पे सेक्शन 153। जहां स्थावर संपत्ति का विक्रय इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किया जाता है। क्या कहा गया, जहां स्थावर संपत्ति का विक्रय इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किया जाता है और ऐसा विक्रय पूर्ण हो गया है, वहां वह संपत्ति क्रेता में उस समय से निहित हो गई समझी जाएगी जबकि क्रेता द्वारा विक्रय पत्र में यथा निर्दिष्ट पूर्ण धन जमा कर दिया जाता है। Where immovable property is sold under the provisions of this chapter, इस चैप्टर के अनुसार अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेस किया जाता है, इनकी खरीदा जाता है, एंड सच सेल हैज बीन बिकम एब्सोल्यूट, कैसे होनी चाहिए वो एब्सोल्यूट, द प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू हैव वेस्टेड इन द परचेजर। तो क्या समझा जाएगा कि जो प्रॉपर्टी है वो किस में निहित हो गई, जिसने खरीदी हुई है। फ्रॉम द टाइम व्हेन फुल मनी एज स्पेसिफाई इन द लेटर ऑफ सेल, जो सेल का जो लेटर है उसमें जितनी मनी प्रेस्क्राइब की गई थी उतनी मनी अगर स्पेसिफाई की गई है वो उसका भुगतान कर देता है। तो देखिए डिपॉजिटेड बाय द परचेजर, जिस व्यक्ति ने खरीदी है तो फिर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर हक टाइटल था वो किसमें वेस्टेड हो जाएगा, जो कि क्रेता है। सेक्शन 154 में जरा एक बार ध्यान दीजिएगा। क्रेता विक्रय से पूर्व शोध भू राजस्व के लिए दायी नहीं होगा। तो जो क्रेता है ना वो क्या हो रहा है, विक्रय से पूर्व जिस व्यक्ति ने जो भी प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, कोई भूमि खरीद रहा है और बेचने से पहले जिस दिन से बेची गई है, जिस दिन से उसका हक आया उस दिन से उसका वो पेमेंट करेगा। लेकिन उससे पहले का पेमेंट कौन करेगा, जिस व्यक्ति के वो नाम रही हो। तो देखिए जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। धारा 138 या 139 में किसी बात के होते हुए भी क्रय प्रमाण पत्र में नामित व्यक्ति भू राजस्व के लिए दायी नहीं होगा जो विक्रय की तारीख से पूर्व की किसी कालावधि के लिए उस भूमि के संबंध में देय हो। कब, जो विक्रय किया गया था उसकी तारीख से अगर पहले कोई भी अगर लायबिलिटी आई हुई है भू राजस्व से रिलेटेड तो उसे भुगतान नहीं करना पड़ेगा, किसको, जिस व्यक्ति ने खरीदी है। हाँ, लेकिन उससे पहले जिस व्यक्ति के नाम थी उसको यहाँ पर देना पड़ेगा। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये केवल भू राजस्व से रिलेटेड है, इस पर अगर लायबिलिटी है। बाकी कोई अगर अदर लायबिलिटी आती तो उसको भुगतान करना पड़ता है, ये जरा ध्यान रखना इसके बारे में। सेक्शन 154 पर नजर डालिए। परचेजर नॉट लायबल फॉर लैंड रेवेन्यू ड्यू पीरियड टू सेल, जहां पर सेल की गई है उस डेट के बाद के लिए पेमेंट के लिए वो रहेगा लायबल और उससे पहले लायबल नहीं होगा।
तो देखिए कहा गया नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन सेक्शन 138 और सेक्शन 139 द पर्सन नेम्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ परचेजर शैल नॉट बी लायबल फॉर लैंड रेवेन्यू पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द लैंड फॉर एनी पीरियड प्रीवियस टू द डेट ऑफ द सेल। जिस दिन से उस व्यक्ति ने खरीदा हुआ है उस दिन के बाद के लिए वो यहाँ पर लैंड रेवेन्यू का पेमेंट करने के लिए लायबल होगा और उससे पहले का नहीं है। तो देखिए यहाँ सीधा सीधा सा उन्होंने लिख दिया परचेजर नॉट लायबल फॉर लैंड रेवेन्यू ड्यू पीरियड टू सेल, कि जो उससे पहले का देय है उसके लिए वो भुगतान के लिए लायबल नहीं होगा। सेक्शन आप 154 पढ़ रहे थे, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए। सेक्शन 154 ए पर एक नजर डालते हैं। यहाँ पर कहा गया उस खाते को जिसके संबंध में बकाया शोध हो या बकायादार किसी अन्य खाते को पट्टे पर देने की तहसीलदार की शक्तियां। तो सेक्शन 154 ए में जरा ध्यान दीजिएगा। पावर ऑफ द तहसीलदार टू लेट आउट द होल्डिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ विच एरियर इन ड्यू और एनी अदर होल्डिंग ऑफ द डिफॉल्टर। तो सब क्लोज यहाँ पर फर्स्ट पर एक बार नजर डालिए। देखो पहले इसको एक बार हेडिंग को एक बार और पढ़ लीजिए जिससे थोड़ा सा क्लियर हो जाए। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं आप? 154 ए। यहाँ पर कहा गया कि उस खाते को जिसके संबंध में बकाया शोध हो या बकायादार किसी अन्य खाते को पट्टे पर देने की तहसीलदार की शक्तियां। क्या तहसीलदार किसी उसका जो खाता है उस किसी अन्य दूसरे को भी पट्टे पर दे सकता है? तो देखिए एक बार जरा ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर। पावर ऑफ द तहसीलदार टू लेट आउट द होल्डिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ विच एरियर्स इज ड्यू और एनी अदर होल्डिंग ऑफ द डिफॉल्टर। जो डिफॉल्टर है क्या उसकी प्रॉपर्टी को भी कहीं दूसरे उसको दे सकते हैं क्या? तहसीलदार को ये पावर है। देखिए सब क्लोज नंबर फर्स्ट में यहाँ पर क्या दे रहे हैं, पढ़िएगा एक बार जरा ध्यान दीजिए। जहां किसी खाते के संबंध में भू राजस्व का बकाया शोध हो, किसका? भू राजस्व का, या जहां कोई धन उसी रीति में वसूल योग्य हो जिसमें धारा 155 के अधीन भू राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है। देखिए जरा ध्यान दीजिए, कहा गया कि देखिए जहां किसी खाते के संबंध में कोई भू राजस्व का बकाया शोध हो, कोई भी जो भू राजस्व का कोई खाता है उस पर ये लायबिलिटी हो, या जहां कोई धन उसी रीति में वसूल योग्य हो जिसमें धारा 155 के अधीन भू राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है। कौन से? धारा 155 के अकॉर्डिंग। जहां तहसीलदार इस संहिता में अंतर्भुक्त किसी बात के होते हुए भी किसी सहकारी सोसाइटी के सोदियों की वसूली के लिए धारा 147 की उपधारा 1 के खंड बी के अधीन या खंड बीबी या खंड बीबीबी के अधीन जैसा भी किसी दशा को खाते को कुर्क करने के पश्चात उस खाते को जिस पर बकाया शोध है या बकायादार के किसी ऐसे अन्य खाते को जो कृषि के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है, बकायादार से भिन्न किसी व्यक्ति को ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो कलेक्टर नियत करे 10 वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए पट्टे पर दे सकेगा, जो ठीक हो आगामी कृषि वर्ष के प्रथम दिन से प्रारंभ होगी। तो जो कृषि वर्ष है उसके प्रथम दिन से प्रारंभ होती है। तो कृषि वर्ष कब से प्रारंभ होता है? कौन सा? 1 जुलाई, इसी से होता है क्या? तो यहाँ से वो कितने समय के लिए दे सकता है? अगर यहाँ किसी व्यक्ति ने पेमेंट नहीं किया है तो उसके भुगतान के लिए कितने समय के लिए दिया जा सकता है? 10 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कलेक्टर जैसा निर्धारित करे उसके लिए ऐसा किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो कृषि वर्ष होती है वो कृषि वर्ष की जो डेफिनेशन दी गई है वो 2C में यहाँ पे डिफाइन किया गया है, 2C में। और उसके बाद यहाँ पे जो डेट फिक्स की गई थी वो की गई है 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को 10 वर्ष के लिए ऐसे बकाया के भुगतान के लिए दिया जा सकता है। अब यहाँ पर जो ऊपर हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे, जरा ध्यान दीजिएगा। कहा गया कि इसके निबंधनों के अधीन कौन सी धारा है? सेक्शन 147 का बी, बीबी और
ट्रिपल बी। तो जरा यहाँ सेक्शन 147 पर एक बार नजर डाल लीजिए। बी में यहाँ पर क्या कहा गया था कि उस खाते की जिसका बकाया सोदो, कुर्की तथा विक्रय द्वारा और जहां ऐसा खाता एक से अधिक सर्वेक्षण संख्यांकों या भू संख्यांकों से मिलकर बना हो, याद आया कुछ, वहां ऐसे सर्वेक्षण संख्यांकों या भूखंड संख्यांकों में से एक या अधिक सर्वेक्षण संख्यांकों या भूखंड संख्यांकों के जैसा भी उस बकाया को वसूल करने के लिए आवश्यक समझा जाए उनका विक्रय किया जा सकता है। दूसरा खाका में क्या किया गया था, जो ये बी आप देख रहे हो, इसमें क्या किया गया, देखो यहाँ पर तो वसूली के लिए उनका विक्रय किया जा सकता है। अब कहा गया कि उस खाते की जिस पर बकाया सोदो कुर्की द्वारा तथा उसे धारा 154A के अधीन पट्टे पर देकर, तो इसमें बात की गई थी कि अगर फिर भी कर्जा नहीं चुकता है तो इसे पट्टे पर दिया जा सकता है। पट्टे पर कौन दे सकता है, जैसा कलेक्टर नियत करे उसके लिए यहाँ पर कौन ऐसा आदेश कर सकता है, तहसीलदार। ठीक है, आप जरा ध्यान दीजिए, बकाया की वसूल के लिए किया जाता है तो कलेक्टर जैसा निर्धारित करे, कितने समय के लिए, जो 10 वर्ष से अधिक के लिए नहीं होगा उतने पर उसे दे सकते हैं। तो जैसा आपने यहाँ पर अभी जस्ट पढ़ा कि 10 वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि के लिए पट्टे पर दे सकेगा। चलो अब जो ट्रिपल बी वाला जो था उसमें क्या लिखा है, कहा गया कि बकायेदार के किसी अन्य खाते की जो कि कृषि के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाता है कुर्की द्वारा तथा उसके धारा 154A के अधीन पट्टे पर दे करके, तो इसमें पट्टे की बात की गई और दूसरा इसकी कुर्की कर करके भी उसका बकाया वसूला जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, परंतु वाला जो ऑप्शन है इस पर कहा गया कि यह कि किसी ऐसे भूमि स्वामी के जो ऐसी जनजाति का सदस्य है कि धारा 165 की उपधारा 6 के अधीन, तो 165 की बात कर रहे हैं और 165 के अकॉर्डिंग सब क्लोज जो 6 है उसकी बात कर रहे हैं। ये तो एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसमें ध्यान दीजिए, पहले इसको पढ़ लीजिए फिर इसके बाद आपको वो सेक्शन भी दिखाते हैं। 165, एक मिनट नजर डालिए, देखो क्या कहा गया, अंतरण के अधिकार यानी कि ट्रांसफर कैसे किया जाएगा। अब वहां मैटर आ गया जनजाति वाला, तो जनजाति में यहाँ पर क्या किया गया, एक मिनट लाइन पर रहेगा। 165 देखिए 165 का सब क्लोज 6 यहाँ पर बोल रहे हैं, एक बार 6 पे आपने नजर डाल लीजिए कौन सा है, 3, 4, 5 और फिर 6। देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कहा गया कि उपधारा 1 में अंतर्गत किसी बात के होते हुए भी किसी ऐसी जनजाति के जिसे राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना द्वारा उसे पूरे क्षेत्र के लिए जिसको कि यह कोड लागू होता है, ये जो संहिता लागू होती है, या उसके किसी भाग के लिए आदिम जनजाति एबारिजन ट्राइब होना घोषित किया गया हो, किसी भूमि स्वामी का अधिकार क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे 1 नंबर पर जरा ध्यान दीजिए, देखो ऐसे क्षेत्र जिसमें आदिम जनजाति प्रमुख रूप से निवास करती हो तथा ऐसे तारीख से जिन्हें की राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट किए गए क्षेत्र में कि ऐसी जनजाति का ना हो द्वारा विक्रय या अन्यथा या उधार संबंधी किसी से व्यवहार के परिणाम स्वरूप ना तो अंतरित किया जाएगा और ना ही अंतरणीय होगा। देखो जरा यहाँ क्या कह रहे हैं, जनजाति का ना हो द्वारा विक्रय या अन्यथा या उधार संबंधी किसी से व्यवहार के परिणाम स्वरूप ना तो अंतरित किया जाएगा ना ही अंतरणीय होगा। अगर ये जनजाति वाले लोग हैं तो इनके लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, उनको इसमें माफ किया जा सकता है अगर किसी कारणवश से जहां पर ये सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा ऐसे निर्दिष्ट किया गया हो। खंड 2 में जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखो 2 में क्या कहा गया, खंड 1 के अधीन अधिसूचना में निर्दिष्ट किए गए क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि ऐसी जनजाति का ना हो, कलेक्टर के पद श्रेणी से अभिन्न पद श्रेणी के किसी राजस्व अधिकारी की ऐसी अनुज्ञा के बिना
जो कि लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से दी जाएगी, विक्रय द्वारा या अन्यथा या उधार संबंधी किसी संव्यवहार के परिणाम स्वरूप ना तो अंतरित किया जाएगा और ना ही अंतरणीय होगा। तो जब तक ऐसी परमिशन ना दे दी जाए, किसके द्वारा, जो राजस्व अधिकारी हो और कलेक्टर के नीचे की पंक्ति का नहीं होना चाहिए। देखो जरा यहाँ पे क्या लिखा है, जनजाति का ना हो और कलेक्टर की पद श्रेणी से अभिन्न पद श्रेणी की किसी राजस्व की ऐसी अनुज्ञा के बिना। तो पहले परमिशन ली जाएगी, उसके बाद ही उसकी जमीन किसी को ट्रांसफर की जा सकती है। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, जहां आप पढ़ रहे थे, देखो यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे हम लोग, जो सेक्शन पढ़ रहे थे यहाँ पर, कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं, 154A। अब 154A में यहाँ बात की गई कि जो परंतु है कि किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को बेच करके, यानी कि जो उसकी भूमि है उसको बेच करके भू राजस्व वसूला जा सकता है, कुर्की करके भी वसूला जा सकता है। पर कहा गया कि परंतु कि किसी ऐसे भूमि स्वामी के जो ऐसी जनजाति का सदस्य, जो धारा 165 उपधारा 6 जस्ट आपने अभी पढ़ी, के अधीन आदिम जनजाति घोषित की गई है, खाते की कोई भूमि ऐसी जनजाति के सदस्य भिन्न किसी व्यक्ति को पट्टे पर नहीं दी जाएगी। मतलब आप समझिए कि अगर किसी जनजाति का कोई सदस्य है और जनजाति के सदस्य के द्वारा कोई व्यक्ति भी ऐसा है और उसने यहाँ भुगतान नहीं किया है, तो फिर उसकी जमीन ऐसे ही जनजाति के किसी अन्य सदस्य को ट्रांसफर की जा सकती है, और वो भी ऐसे निबंधनों के अंतर्गत रहते हुए कि जो 165 की उपधारा 6 के अधीन रहते हुए। इसमें क्या किया गया कि जो जनजाति के जो सदस्य थे और उन्होंने भुगतान नहीं किया है, तो पहले यहाँ पर कलेक्टर या फिर कोई भी ऐसा राजस्व अधिकारी जो कलेक्टर के बराबर की पोस्ट होल्ड करता हो, उसके द्वारा यहाँ परमिशन लेकर के उसको ट्रांसफर की जाएगी, अन्यथा नहीं की जा सकती। सब क्लोज 2 पर एक बार नजर डालिए। इस धारा की कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति के दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगी जो भू राजस्व के बकाया के भुगतान के लिए या किसी ऐसे धन के जो उसी रीति में वसूल योग्य हो जिसमें कि धारा 155 के अधीन भू राजस्व का बकाया किया जाता है, बकाया के भुगतान के लिए इस कोड के अधीन दायी हो। देखिए जरा ध्यान दीजिए, इसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। आप यहाँ सब क्लोज 2 पढ़ रहे हैं। इसमें क्या कहा गया, इस धारा की कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति के दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगी जो भू राजस्व के बकाया के भुगतान के लिए या किसी ऐसे धन के जो उसी रीति में वसूल योग्य हो जिसमें कि धारा 155 के अधीन भू राजस्व का बकाया किया जाता है, बकाया के भुगतान के लिए इस कोड के अधीन दायी हो। तो यहाँ पर अगर इसी संहिता के अनुसार किसी अन्य उस पर अगर वो दायी है तो उस जनजाति के सदस्य से वसूला जा सकता है, लेकिन हाँ, जो सेक्शन 155 के अकॉर्डिंग वसूल करने की बात की जा रही है या फिर किसी अन्य धारा के अकॉर्डिंग, तो उसका इस सेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए कहा गया कि इस धारा की कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति के दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगी जो किसी भू राजस्व के बकाया के भुगतान के लिए या किसी ऐसे धन की जो उसी रीति में वसूल योग्य हो जिसमें धारा 155 के अधीन वसूल किया जा सकता हो, वो तो वसूल करेंगे। लेकिन यहाँ जब जमीन को ट्रांसफर करने की बात आती है या किसी को पट्टे पर देने की बात आती है, तो जनजाति के सदस्य के व्यक्ति की जमीन को जनजाति के ही सदस्य के अन्य व्यक्ति को पट्टे पर दी जा सकती है, किसी अदर व्यक्ति को नहीं दी जाएगी। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सब क्लोज नंबर 3 पर। पट्टे की कालावधि का अवसान होने पर वह खाता संबंधी व्यक्ति को ऐसे खातों के संबंध में बकाया के लिए राज्य सरकार के किसी दावे से मुक्त रूप में या ऐसे धनों के लिए जो उसी रीति में वसूल योग्य हों जिसमें धारा 155 के अधीन भू राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है, राज्य सरकार के या किसी भी अन्य प्राधिकारी के किसी भी दावे से मुक्त रूप में वापस दिला दिया जाएगा, जिन दावों की तुष्टि के लिए कि वह खाता उपधारा 1 के अधीन पट्टे पर दिया गया था। देखो क्या कहा कि पट्टे की कालावधि के अवसान होने पर वह खाता संबंधी व्यक्ति को ऐसे खाते के संबंध में बकाया के लिए राज्य सरकार के किसी दावे से मुक्त रूप में या ऐसे धनों के लिए जो उसी रीति में वसूल योग्य हों जिसमें धारा 155 के अधीन भू राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है, राज्य सरकार के या किसी अन्य प्राधिकारी के किसी भी दावे से मुक्त रूप से में वापस दिला दिया जाएगा। तो जिन दावों की तुष्टि के लिए खाता धारा 1 के अधीन किया गया। देखो अगर यहाँ कहा गया कि किसी व्यक्ति ने, यहाँ पर जरा ध्यान देना, एक ए नाम का व्यक्ति था
और इसकी जो प्रॉपर्टी थी वो किसी बी को पट्टे पर दे दी गई। कितने समय के लिए? मान लीजिए 3 इयर्स के लिए उसको दे दी गई कि इसकी जमीन से इतना जो भू राजस्व बकाया है वो वसूल कर लिया जाए। जैसे मान लीजिए 5,000 रुपए का वसूल करना था, तो 5,000 रुपये कितने दिन में वसूल किए जा सकते हैं? 3 साल में। तो 3 साल के बाद जैसे 3 साल पूरे होंगे, तो अभी 3 साल तक तो कौन खेती कर रहा है यहाँ पर? बी। तो बी के बाद में तुरंत ही जैसे ये 3 इयर्स कंप्लीट होते हैं, तो यहाँ पर जो अधिकारी है वो तुरंत बी से इस प्रॉपर्टी को ए को ट्रांसफर करवाएगा। कहाँ लिखा है ये? सब क्लोज 3 में कहा गया। देखिए, पट्टे की कालावधि का अवसान होने पर वह खाता संबंधित व्यक्ति को ऐसे खाते के संबंध में बकाया के लिए राज्य सरकार के किसी दावे से जब वो मुक्त हो जाए तो उसे वापस यहाँ दिला दिया जाएगा। देखिए कहा ना, मुक्त रूप में वापस दिला दिया जाएगा जिन दावों की तुष्टि के लिए वह खाता उपधारा के अधीन पट्टे पर दिया गया था। तो जिसे पट्टे पर दी गई थी उस जमीन को वो तुरंत उसे रिटर्न वापस करा देंगे। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा। परंतु इस उपधारा में कोई भी बात किसी सहकारी सोसाइटी के सोधियों की वसूल के लिए कुर्क किए गए और पट्टे पर दिए गए खाते को उस स्थिति में लागू नहीं होगी जहां उन सोधियों की जिनकी तुष्टि के लिए वह उपधारा 1 के अधीन पट्टे पर दिया गया था। पूर्ण तुष्टि पट्टे की कालावधि का अवसान होने पर नहीं होती है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको फिर से समझिएगा। परंतु इस उपधारा में कि कोई भी बात किसी सहकारी सोसाइटी के सोधियों की वसूली के लिए कुर्क किए गए और पट्टे पर दिए गए खाते को उस स्थिति में लागू नहीं होगी जहां उन सोधियों की जिनकी तुष्टि के लिए वह उपधारा 1 के अधीन पट्टे पर दिया गया था और पूर्ण तुष्टि पट्टे की कालावधि का अवसान होने पर नहीं होती है। मान लीजिए कि वसूली होनी थी कितनी? 10,000 रुपए की, पर यहाँ पर केवल वसूली हो पाई अभी 5,000 की। तो 5,000 अभी भी जो बकाया बचा हुआ है, तो यहाँ पर जब तक ये भी नहीं चुक जाएगा ना, तब तक उसकी जो पट्टे की वो है अवधि जो थी उसको फिर आगे बढ़ाया जा सकता है। जब तक ये पूर्ण ना हो जाए तब तक के लिए उसको ऐसा रोका जा सकता है। सेक्शन 155 पर एक बार नजर डालिए। भू राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य धन। तो यहाँ पर बात की गई है मनी इज रिकवरेबल एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। निम्नलिखित धन यथासंग इस अध्याय के उपबंधों के अधीन उस रीति में वसूल किया जा सकेगा जिस रीति में कि भू राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है। कैसे वसूल किया जाएगा? यहाँ पर देखिए कहा गया कि भू राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य धन, कि जैसे भू राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है, कुर्की भी कर लेंगे, पट्टे पर भी दे देंगे, तो क्या किसी और अन्य धन को भी ऐसे वसूल किया जा सकता है? हाँ, तो किन कंडीशनों में, जरा ध्यान दीजिएगा। इतना कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं? हेलो, आ रहा है? चलो जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और इसको पढ़ लीजिए। तो देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित धन यथासंग इस अध्याय के उपबंधों के अधीन उस रीति में वसूल किया जा सकेगा जिस रीति में कि भू राजस्व का वसूल किया जाता है। कौन कौन से हैं? का ऐसे परिवारों के सिवाय जो धारा 58 की उपधारा 2 के अधीन भू राजस्व में सम्मिलित किए गए हैं, इस संहिता या तत्व समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन देय या उद्गणीय समस्त लगान, स्वामित्व, जल की दरें, उपकर, फीस, प्रभार, प्रीमियम, शास्ती, जुर्माने तथा खर्च, ये सब वसूल किए जा सकते हैं, केवल सेक्शन 58 वाले नहीं, जो सब क्लोज 2 में दिए गए उनको छोड़ करके। बी में जरा ध्यान दीजिए, और कौन से वसूले जा सकते हैं? ऐसे समस्त धन जो किसी ऐसे अनुदान पट्टे संविदा के जिसमें यह उपबंध हो कि वे उसी रीति में वसूल किए जा सकेंगे जिस रीति में भू राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है अधीन राज्य सरकार के शोध हो। अगर किसी राज्य सरकार के द्वारा कोई भी ऐसी लायबिलिटी आती है जो किसी व्यक्ति को पेमेंट करना है, तो बिल्कुल वो ऐसे वसूल कर ली जाएगी जैसे वो भू राजस्व की वसूली हो। अब जरा ध्यान दीजिए, सबक्लोज बीबी पर एक बार नजर डालिए। किसी प्रत्याभूति संविदा के अधीन कोई गारंटी की संविदा की गई है, प्रत्याभूत की गई रकम की सीमा तक राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत किए गए समस्त धन जिनके संबंध में उस प्रत्याभूति संविदा में यह उपबंध हो कि वे उसी रीति में वसूल योग्य होंगे
जिनमें कि भू राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है। कैसे होंगे? जैसे कि भू राजस्व का यहाँ पर वसूल किया जा सकता है। अगर कोई प्रत्याभूति यानी कि गारंटी की कोई संविदा हो और वो ना दे तो फिर यहाँ उसको ऐसे वसूल किया जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति ने गारंटी ले ली कि अगर ये पैसा नहीं देता तो मैं दूंगा, तो उसे ऐसे ही वसूल किया जाएगा जैसे कि उसका भू राजस्व का बकाया हो। गा पे देखिए, ऐसी समझ शक्तियां जिनके बारे में इस संहिता या तत्व समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा यह घोषित किया गया हो कि वे उसी रीति में वसूल योग्य होंगे जिस रीति में भू राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है। कौन सी? ऐसी समस्त शक्तियां जिनके बारे में इस संहिता में या तत्व समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा यह घोषित किया गया हो। तो कोई भी ऐसा चीजें हैं जिनके बारे में ये घोषित कर दिया गया हो, नोटिफिकेशन निकाल के राज्य सरकार के द्वारा कि ये पैसे कैसे वसूल किए जाएंगे, बिल्कुल जैसे किसी ने कर्जा ले लिया हो उनको। या फिर जरा यहाँ पे घा पे जरा ध्यान दीजिए, कोई ऐसी राशि जिसके बारे में राज्य के किसी क्षेत्र में तत्व समय प्रवृत्त सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि के अधीन नियुक्त किए गए समापक द्वारा यह आदेश दिया गया है कि वह राशि किसी सोसाइटी के आस्तियों के प्रति अभिदाय के रूप में या समापक के खर्च के रूप में वसूल की जाए। तो यहाँ देखो, जो समापक के रूप में वसूल की जाए या अभिदाय के रूप में, तो दोनों के बारे में यहाँ पर कैसे कौन करे ये आदेश, देखो जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे कोई ऐसी राशि जिसके बारे में राज्य के किसी क्षेत्र में तत्व समय प्रवृत्त कोई सहकारी सोसाइटियों से संबंधित है और किसी विधि के अधीन नियुक्त किए गए कोई समापक द्वारा यह आदेश दिया गया हो, तो वह राशि ऐसे वसूल कर ली जाएगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, परंतु खंड घ में विनिर्दिष्ट राशि की वसूली के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन पर तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसे आवेदन के साथ ऐसे विधि के अधीन नियुक्त किए गए रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षर इस आशय से, देखो किसके हस्ताक्षर की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे, जरा ध्यान दीजिएगा, इस अधीन नियुक्त किए गए रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षर इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न न कर दिया गया हो कि उक्त राशि भू राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल की जानी चाहिए। तो रजिस्ट्रार का एक सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा, तब उसके बाद में उससे वसूल की जा सकती है। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, ई पर समस्त धन। इसमें कौन कौन से समस्त धन है? जो मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कृषकों को कृषि के या भूमि के सुधार के प्रयोजनार्थ बेचे गए कृषक उपकरण या अन्य सामग्री के विक्रय संबंधी किसी करार के जो कि उक्त निगम द्वारा किया गया हो अधीन शास्ति के कारण उक्त उपकरणों या सामग्री के दामों के कारण या अन्यथा उक्त निगम को देय होते हैं। तो ये सब इनके अकॉर्डिंग ये भी ऐसे वसूल किए जाएंगे जैसे कि उन्होंने क्या हो, भू राजस्व का बकाया के तौर पर की जानी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए, टू में यहाँ पर बात की गई, जो उक्त निगम द्वारा दिए गए किसी उधार का या उक्त निगम के साथ किए गए पट्टे संविदा या करार के अधीन या उस निगम के किसी अन्य व्यवहार के अधीन उक्त निगम को शोध किसी रकम का प्रतिसंदाय करने में उक्त निगम को देय होते हो, तो निगम के लिए हो कोई भी, तो उनको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। कैसे? बिल्कुल ऐसे जैसे उनसे कैसे वसूला जाएगा, ऐसे जैसे कि उन पर कोई भू राजस्व की बकाया हो। परंतु इस खंड में निर्दिष्ट की गई धनराशि की वसूली के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र पर तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसे आवेदन पत्र के साथ उक्त निगम के प्रबंधक निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया, तो जो निगम है उसके द्वारा हस्ताक्षरित किया गया इस आशय का एक प्रमाण पत्र उक्त धनराशि की वसूली भू राजस्व के बकाया की भांति की जानी चाहिए संलग्न न कर दिया गया हो। तो तब तक जितने भी निगम होंगे, तो वहां पर देखो यहाँ एक क्वेश्चन बन रहा है कि जितने भी निगम हैं उनके जो प्रबंधक निदेशक जो हैं उनके द्वारा हस्ताक्षरित एक सर्टिफिकेट जब तक ये ना दे दिया जाए प्रमाण पत्र कि उक्त धनराशि भू राजस्व की बकाया की वसूली की तरह ना वसूल लिया जाए, तब तक वह नहीं वसूले जाएंगे। एफ में देखो जरा, समस्त धन जो मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित तथा मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम मर्यादित द्वारा है उद्यमियों को किसी उद्योग की स्थापना करने के लिए दिया जाता है, उसका विस्तार करने या उसके
चलाने के प्रयोजन के लिए या किसी उद्योग के अनुषंगिक किसी अन्य प्रयोजनों के लिए बेची गई मशीनरी या अन्य सामग्रियों का भाड़ा किराए पर या अन्यथा विक्रय किए जाने संबंधी किसी करार के जो कि उक्त निगमों द्वारा किया गया हो, अधीन सेवा प्रभार के कारण, शास्ति के कारण, ब्याज के कारण, उक्त मशीनरी या अन्य सेवा सामग्रियों के मूल्य के कारण उक्त निगमों को देय होते हों, तो ये भी कैसे वसूल कर लिए जाएंगे, जैसे ये भू राजस्व की बकाया हो। दूसरा यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित तथा मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम मर्यादित द्वारा किसी पट्टे, संविदा या करार के अधीन यथास्थिति भाड़े पर दिए गए या बेचे गए किसी भवन के किराए या मूल्य के कारण उक्त निगम के देय होते हों, तो उन सब के लिए भी इनसे कैसे वसूल कर लिए जाएंगे इनके पैसे, जैसे इनसे भू राजस्व का बकाया हो। अगला जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, नेक्स्ट 3 नंबर पर यहाँ बात की गई है कि मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित तथा मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम मर्यादित द्वारा दिए गए किसी उधार का या उक्त निगमों के साथ किए गए पट्टे, संविदा करार अधीन उक्त निगमों के किसी अन्य व्यवहार के अधीन और निगमों के शोध किसी रकम का प्रतिसंदाय करने में उक्त निगमों को देय होते हों। देखो, इन सब में आप एक चीज कॉमन चीज समझिए कि चाहे वो कृषि परियोजनाओं के लिए दिया गया हो, चाहे उन्हें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दिया गया हो, कोई धन, कोई भवन किराए पर दिए गए हों, तो इन सब के जितने भी हो, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटियों के द्वारा दिए गए हों या मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के द्वारा दिए गए या उनसे जुड़े हुए किन्हीं भी ऐसे जो संस्थाएं उनको द्वारा उनको दिए जाते हैं कि इनका पुनरुद्धार किया जाए और ऐसे किसानों के लिए कुछ व्यवस्था की जाए जिससे वो अच्छे काम कर सके। फिर वो उनका पैसा नहीं चुकाते तो उनसे धन कैसे वसूल किया जाएगा? भू राजस्व के तरीके से। भू राजस्व की वसूली के लिए क्या किया जा सकता है? उनकी जो जमीन है उनकी कुर्की की जा सकती है, प्रॉपर्टी जो है उनके पास वो कुर्की की जा सकती है। दूसरा, उनकी जो खेती है उनको पट्टे पर दिया जा सकता है। तो इन सब के तरीके हैं जो उनके वसूली की जा सकती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। परंतु इस खंड में निर्दिष्ट की गई धनराशि की वसूली के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र पर तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसे आवेदन पत्रों के साथ उक्त निगम के प्रबंधक निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया इस आशय का प्रमाण पत्र उक्त धनराशि की वसूली भू राजस्व के बकाया की भांति की जानी चाहिए संलग्न न कर दिया गया। तो देखो, जितने भी निगम हैं उनके किसकी चाहिए? यहाँ निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, तो उनसे ऐसे वसूला जा सकता है। ये देखिए सभी में। फिर समस्त धन की बात कर रहे हैं। एक सेकेंड गाइस, लाइन पर रहेगा। हाँ जी, थोड़ा सा बचा हुआ, बस कंप्लीट होने वाला ही है जी। में ऐसे जो समस्त धन है उनको भी कैसे वसूला जाएगा? देखो, 1 नंबर में नलकूपों के सन्निर्माण संबंधी प्रभारों के कारण मध्य प्रदेश लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को देय होते हो, तो इरिगेशन वाले जो हैं उनके भी पैसे। और दूसरे में बात की गई कि उच्च संचित स्कीमों में सिंचाई के प्रयोजन के प्रदाय किए गए जल के मध्य लगने वाले जल कर के कारण मध्य प्रदेश लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को देय होते हों। और तीसरा यहाँ बात की गई थी मध्य प्रदेश लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ निष्पादित किए गए किसी पट्टे, करार या संविदा के अधीन उक्त कॉर्पोरेशन को शोध किसी धनराशि के कारण देय होते हों। फिर अगली बात की गई यहाँ पर, परंतु इस खंड में निर्दिष्ट की गई धनराशि की वसूली के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कब तक? जब तक उक्त कॉर्पोरेशन के प्रबंधक निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित न किया गया हो एक प्रमाण पत्र इस आशय का न दिया गया हो कि वसूली कैसे की जानी चाहिए भू राजस्व की तरह। जहां में देखो कौन से वे समस्त धन जो राज्य सरकार के स्वामित्व के और राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित ऐसी सत्ता एंटिटी के हों जो कि इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं दे हों। ये जो जावाला आप देख रहे हो इन सब का कंक्लूजन यही है। अगर कोई ऐसे धन हो जो राज्य सरकार और उनके द्वारा कोई भी सोसाइटियों के द्वारा चलाए जा रहे हों, इनसे रिलेटेड जो चीजें हों उन निगम उन संस्थाओं द्वारा, तो वो ऐसे वसूल कर लिए जाएंगे जैसे कि भू राजस्व की बकाया की वसूली हो। फिर देखो और थोड़ा सा, परंतु इस खंड में विनिर्दिष्ट की गई धनराशि की वसूली के लिए
प्रस्तुत किए गए आवेदन पर तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसे आवेदन पत्र के साथ उक्त सत्ता एंटिटी जो भी नाम से जानी जाती हो, तो वहां पर क्या चाहिए, मुख्य कार्यपालक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो। देखो, अगर कोई गवर्नमेंट एंटिटी है तो उसके अकॉर्डिंग वहां कौन होगा, मुख्य कार्यपालक का। कोई निगम है तो वहां निदेशक का। क्या चाहिए इनसे, एक प्रमाण पत्र। किसके लिए, धनराशि की वसूली भू राजस्व की बकाया की भांति की जानी चाहिए, तो फिर यहाँ पर वसूली की जाएगी। सेक्शन 156 पर एक नजर डालिए। प्रतिभू से धनों की वसूली कैसे की जाए। प्रतिभू मतलब गारंटर। अगर इनके बीच में कोई गारंटर बनता है तो उनसे भी क्या वसूली की जा सकती है। तो हाँ, कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं आप, 156। कहा गया प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो इस संहिता के किसी भी उपबंध के अधीन या किसी अन्य अधिनियमिति के या किसी अनुदान पट्टे या संविदा के जिसके की अधीन वह राशि जो प्रतिभूत की गई है मूल ऋणी से भू राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य है। किसके तौर पर, जो मूल ऋणी है से भू राजस्व के तौर पर बकाया के तौर पर वसूली योग्य है और अधीन प्रतिभूत बन गया, कोई गारंटर अगर बन गया हो तो उस रकम का या उसके किसी भाग का जिसका कि भुगतान करने के लिए वह अपने प्रतिभूति पत्र के निबंधनों के अधीन दायी हो गया हो, भुगतान न करने की दशा में इस बात के दायित्वाधीन होगा कि उसके विरुद्ध इस संहिता के उपबंधों के अधीन उस रीति में कार्रवाई की जाए जिसमें कि भू राजस्व के बकाया के लिए कार्रवाई की जाती है। देखो, जितने भी लोगों ने ये निगम से या यहाँ से किसी भी सरकारी सोसाइटी से कहीं से भी कोई धन लिया हो या कोई मशीनरी या कुछ भी ऐसे संसाधन लिए हो और उनको नहीं चुकाया हो, तो फिर उसके जो गारंटर होगा उसको भी उसका धन चुकाना पड़ सकता है। और बिल्कुल कैसे, उससे भी ऐसे वसूल लेंगे जैसे कि उसका भू राजस्व का बकाया हो। भले ही आपने लोन ना लिया हो किसी ने, लेकिन फिर भी अगर कहीं गारंटी दी है तो गारंटी के तौर पर ऐसा किया जा सकता है। इतना गाइस कुछ समझ आया कि आप लोगों को, आप बताओ जल्दी से। ओके।